सेशन रहेगा। ये जो आज की क्लास का सेशन है ये आपका रिकॉर्डेड रहेगा और इसमें मैं अपने यूट्यूब पे इस वीडियो को अपलोड करूँगा, वहाँ से आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जैसे सभी लोग जो इसको अटेंड कर रहे हैं ना, उन सभी लोगों को एक-एक कमेंट करना चाहिए वीडियो के ऊपर, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो वही मेरी तरफ से समझ लीजिए फीस है क्लास की। ठीक है, मैं आपको एक फ्री सेशन दे रहा हूँ जिसमें हम पूरा जो है भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आज कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक क्लास के अंदर पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाए। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने, उनका एक रफ आइडिया हो जाए, हमें एग्जाम पैटर्न कैसे लिखना चाहिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्वेश्चन को लिखने का क्या तरीका है वो भी डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में सब कुछ कवर कर लें। बहुत टाइम से जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, BLLB के भी बहुत सारे बच्चे हैं, 8 सेमेस्टर से आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, मैं बताता आया हूँ आपको, और उसको कितना बेनिफिट आपको मिलता रहा है उस क्लास का। तो कोशिश करेंगे आज भी उसी तरह की एक क्लास और सेशन हो जाए जो आपको अच्छा लगे। इंटरेक्ट करने की कोशिश करना, जितने भी लोगों को आंसर पता हो कोशिश करना कि आप आंसर दो, रिप्लाई दो, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप भी बोलो और मैं भी बोलूँ, तभी हम लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन कोशिश ये करना कि जैसे बोलना हो तो सिर्फ उतना ही आंसर आना चाहिए जितना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, समझाने के लिए जितना बोलना चाहिए। एक्स्ट्रा अगर हम बोलेंगे तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हमारे पास 1 घंटे का सेशन है, तो 1 घंटे के सेशन में हमारा फिर डिस्कशन में निकल जाएगा। तो हम अब सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरली एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है, चाहे वो LLB के स्टूडेंट हो या BLLB के स्टूडेंट हो, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बर्डन ऑफ प्रूफ। व्हाट डू यू मीन बाय द बर्डन ऑफ प्रूफ, इस तरह से पूछ लेगा। या बर्डन ऑफ प्रूफ से जुड़ा हुआ कोई भी चीज जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, वो इसी एक आंसर में हम डिस्कस कर लेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों केसेस में डिस्कस करेंगे, सिविल में भी करेंगे और क्रिमिनल में भी करेंगे। तो अगर हम बोलें कि एक सिविल केस के अंदर और एक क्रिमिनल केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ से शुरुआत होती है बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो बर्डन ऑफ प्रूफ का ये मतलब होता है कि हमें ये साबित करना है कि एलिगेशन, आरोप जो विरोधी पार्टी ने, एडवर्स पार्टी ने जो लगाए हैं वो कितने करेक्ट हैं। ठीक है, इसमें दो बर्डन है। एक बर्डन तो जो आरोप लगा रहा है उसका है, पिटिशनर, सिविल केसेस के अंदर उसका होता है। और अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की तो उसमें स्टेट पिटिशनर होता है, तो इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो आरोपों को सिद्ध करे। ठीक है, तो एक्यूज के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस में आरोप होते हैं वो जनरली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है उसकी उसकी ड्यूटी होती है, यानी कि पुलिस की ड्यूटी होती है, या उस संस्था की ड्यूटी है जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, कि वो सबूत ला के प्रूव कर दे। अब जैसे ही ये प्रूव कर देते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट होकर दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है। जो हमारी दूसरी पार्टी वो रिस्पोंडेंट है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ रिस्पोंडेंट के ऊपर चला जाता है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे। आरोप लगाने वाले ने आरोप लगा दिए, अब दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी को उन आरोपों से मुक्त होने की कोशिश करे। इन सभी प्रक्रिया के अंदर जब आर्ग्यूमेंट वगैरह सारा ट्रायल पूरा हो जाता है तो कोर्ट अपना जजमेंट देती है। जजमेंट में हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना कंपलसरी होता है कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को। जो जो क्वेश्चन रेज किए गए ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द पिटिशन, रिटर्न स्टेटमेंट, एविडेंस, जो भी क्वेश्चन रेज किए गए, चाहे वो क्वेश्चन रिलेवेंट है या इरेलीवेंट है, हर क्वेश्चन का आंसर मजिस्ट्रेट को अपने जजमेंट में देना चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट अपने जजमेंट में नहीं देता है तो इसे मिस कैरेज ऑफ जस्टिस बोलेंगे और इसके खिलाफ अपील का ग्राउंड बन जाएगा। तो अपील का ग्राउंड ऐसे ही बनता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले मैंने आपको बताया, पिटिशन में पिटिशनर देता है, अपनी तरफ से आरोप लगाता है, सबूत देता है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपने द्वारा बताए गए आरोपों को सिद्ध करे, क्योंकि कोर्ट आरोपों के ऊपर किसी को सजा नहीं दे सकता जितना एविडेंस है उसको प्रूव ना किया जाए। तो एविडेंस से वो प्रूव होगा तभी। अब इसके अंदर दो चीजें और, दो टर्म जो यूज होती हैं वो है फैक्टम प्रोबेंस और फैक्टम प्रोबेंडम। अगर किसी को पता है फैक्टम प्रोबेंस और फैक्टम प्रोबेंडम तो एक बार फटाफट से बता दें, एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर। फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेंस अगर किसी को भी पता है। सर फैक्टम प्रोबेंस जो है एविडेंशियल फैक्ट होते हैं और फैक्टम प्रोबेंडम फैक्ट इन डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट जो मुद्दा है जिस पर डिस्प्यूट है। हाँ, डिस्प्यूटेड फैक्ट जो है वो फैक्टम प्रोबेंडम है, और और जो एविडेंशियल फैक्ट है वो फैक्टम प्रोबेंस है। तो यही इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस भी है। इसमें कम से कम आपको 2-2, 3-3 लाइन, 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन दोनों का पता होना जरूरी है।
ठीक है, सिविल क्रिमिनल दोनों के हिसाब से। अगर जो भी एग्जाम में आपसे एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। अगर कुछ नहीं बोल रखा, सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ पूछे, तो आप दोनों के बारे में भी लिख सकते हैं। कोई एक इम्पोर्टेंट केस लॉ भी से जुड़ा आप याद कर लेना, वो आपके लिए सही रहेगा। कोई भी केस लॉ, जैसे जर्नल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भी केस है 1996 का, वहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है, इसमें मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे होता है और कब ये शिफ्ट हो जाता है। तो पहले ये पिटिशनर के ऊपर होता है, बाद में रिस्पोंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब हमारा सिविल और क्रिमिनल में केवल इतना ही फर्क होता है कि सिविल में जो पिटिशनर है वो पिटिशनर ही होता है, वो जो पिटिशन फाइल करा है। लेकिन क्रिमिनल के अंदर पिटिशन स्टेट होती है, स्टेट वर्सेस केस बनाया जाता है ना, स्टेट वर्सेस रामलाल मर्डर का केस होगा तो, इसलिए क्योंकि क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, स्टेट की जिम्मेदारी है क्राइम को रोकना। अगर नहीं रुक रहा है क्राइम तो स्टेट जिम्मेदार है इसके लिए, इसलिए स्टेट कंप्लेंट करती है वहां पर। इसलिए वो ए वर्सेस बी केसेस नहीं होते, वो स्टेट वर्सेस केसेस होते हैं। स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस रामलाल आनंद, या फिर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस तरह के उसके नाम इसलिए दिए जाते हैं, उसके पीछे यही एक रीजन है। तो ये जो हमारा सर भारतीय साक्ष्य, हाँ एक जी। बात पूछूं? हम्म। जैसे इसमें क्या है कि जैसे एक ने जो है दूसरे की हत्या कर दी, तो पहले वाले ने जाके वो थाने में वो किया कि इन्होंने हत्या कर एफ दी, आई आर। तो वहां भी स्टेट का, हाँ, वो भी एफआईआर वो फाइल किया, तो वो एफआईआर भी वो उसको भी रूल जो है वो स्टेट ही करेगी? हाँ, उसको स्टेट करेंगे। देखो, एफ आई आर तो कोई जनरल पर्सन ही करता है ना, लेकिन वो एविडेंस हाँ बन हाँ। जाता है बाद में जाके। उसके अंदर वो एक तरह से गवाह है, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है केस में, उसका कोई रोल नहीं आती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। स्टेट का सरकारी वकील उस केस को फाइट करता है। हम्म। ठीक है। अभी आपने पता आतंकवाद के खिलाफ जो बॉम्बे जो लाल किले पे ब्लास्ट हुआ, उसका जब केस कोर्ट में पहुंच गया है, ठीक है, जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने अपील लगाई है कोर्ट में कि भाई इनको जो है बेल मिल जाए, बाहर आने का मौका मिले। तो स्टेट की तरफ से केस कौन लड़ रहा है? बी एस राजू ऐसे कुछ नाम है एडवोकेट का, वो ही स्टेट का केस लड़ते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का। तो उन्होंने कोर्ट में क्या बोला, बी एस राजू ने बोला कि भाई आजकल तो चलन हो गया है, हर इंजीनियर और डॉक्टर आतंकवादी बनता जा रहा है, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको अभी बेल दे देंगे तो इससे इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट होगी। तो बी ये एस भाग भी राजू सकते कौन है? हैं। अब ये जो बी एस राजू जो है वो कौन है? स्टेट के एडवोकेट है। यहाँ पर जो लोग मरे हैं लाल किले के अटैक में, उनकी तरफ से केस लड़ा जा रहा है, लेकिन स्टेट लड़ रही है क्योंकि क्राइम अगेंस्ट स्टेट है ये। इसलिए क्रिमिनल केसेस चाहे कंप्लेंट कोई भी करे, एफ आई आर कोई भी करे, लेकिन केस स्टेट फाइट करती है। अब यहाँ पर भी एक रूल है कि जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा भाई का मर्डर हुआ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कोर्ट जाके नजर रखूं। अगर कहीं पर भी सरकारी वकील लापरवाही करे तो उसके खिलाफ मैं कोर्ट को अवेयर करूं, या अपना इस तरफ से एक प्राइवेट पिटीशन, एप्लीकेशन, कुछ भी लगा सकता हूँ। वो मेरी अपनी जिम्मेदारी, लेकिन केस मैं नहीं फाइट करूंगा, केस स्टेट ही फाइट करेगी। अब इसके अंदर कुछ प्रिजम्पशंस भी हैं, ठीक है। प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है कुछ सर्कमटेंशियल एविडेंस में कोर्ट ये मान लेती है कि भाई यही हुआ होगा, और ये मतलब एक तरह से नॉर्मल इंसिडेंट में ऐसा होता है। जैसे एक शादी हुई एक व्यक्ति की, 1 साल के अंदर बीवी ने सुसाइड कर लिया, लेकिन लगातार उसके वो कंप्लेंट कर रही थी, एफ आई आर, पुलिस पीसीआर कॉल वगैरह भी थी उसकी क्रुएलिटी के आगे। पति अत्याचार करता था या पत्नी या घर वाले ससुराल वाले करते थे। तो जैसे ये डेथ होगी ना, अननेचुरल डेथ होगी, तुरंत कोर्ट मान लेगी कि ये डाउरी डेथ है, ये दहेज हत्या है, क्योंकि उसके खिलाफ पहले से कुछ ऐसे फैक्ट है जो आ रखे हैं। और 7 साल के अंदर आपको पता है डाउरी का केस लग सकता है, लेकिन अगर ये 7 साल के बाद अगर केस डेथ हो जाती है तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन तब भी पहला जो प्राइम सस्पेक्ट होगा वो हस्बैंड ही होगा। हमेशा हस्बैंड वाइफ में, अगर वाइफ फांसी लगा लेती है, सुसाइड कर लेती है, तो उस केस में सबसे पहला प्राइम सस्पेक्ट उसका हस्बैंड ही होता है, उसके बाद के ससुराल वाले होते हैं, फिर कोई और होता है। जनरल कंडीशन में यही माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रिजम्पशन फैक्ट होते हैं जिनको माना जाता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में हमने बताया आपको कि अगर एक वाइफ 1 साल के अंदर या शादी के 7 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि उसकी जो मौत है वो किस वजह से हुई है, दहेज हत्या की वजह से हुई है। तो ये प्रिजम्पशन फैक्ट है, ये आपको एग्जाम में लिखने पड़ सकते हैं, पूछ भी सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ ही इसको एसोसिएट करके आपके पूछ लेता है प्रिजम्पशन फैक्ट को भी। तो इसलिए इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना। फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिसके अकेले के बेस पर किसी को सजा हो सकती है, ओनली डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पर। अगर इसके साथ सर्कमटेंशियल एविडेंस भी हो तब मरने वाला व्यक्ति के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में जो भगवान है या फिर इसकी जो रिलीजियस बिलीफ है वो भी ये कहता है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। और एक लैटिन मैक्सिम भी है
नेमो मेरिटस प्रेमिटर मेंट्री, यानी कि एक मरने वाला व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। ये माना गया है कि जो मरने वाला और उसको पता हो कि उसकी मौत होने वाली है तो वो सच ही बोलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन बता दी गई हैं। जैसे मरने वाला व्यक्ति अगर बोल रहा है कि भाई मेरी मौत होने वाली है और मेरी मौत का कारण ये, तो वो उस स्टेटमेंट में, उस एविडेंस में अपने मौत के रीजंस को या उस व्यक्ति के नाम को कवर करे, उस रीजन को बताए या उस तरीके को बताए जिससे उसको मारा गया है, तभी उसकी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन बनाएगी। और उसके बाद उसको मर जाना भी चाहिए, तभी डाइंग डिक्लेरेशन। अगर वो बच गया तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, फिर वो क्या बन गया, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बनी, वो एविडेंस बन गया, उसको क्रॉस किया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को मरना भी चाहिए और उसको पता होना चाहिए जो एविडेंस रिकॉर्ड करा रहा है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो अपना एविडेंस रिकॉर्ड करा रहा है। अब एविडेंस कौन रिकॉर्ड करेगा, अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक व्यक्ति तो मरने वाला है, कैसे एविडेंस रिकॉर्ड हो उसका। तो एविडेंस रिकॉर्ड करने का हमारे यहाँ पे जो इंडियन कोर्ट में बताया गया वो ये बताया है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कि सबसे पहली जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। ठीक है, वो इस बयान को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है, वो लेके आएगा। लेकिन अगर मान लो मरने वाले के पास इतना टाइम नहीं हो कि मजिस्ट्रेट आए, तो मजिस्ट्रेट को आने में 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो अगर वहां पर कोई भी ड्यूटी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस का व्यक्ति मौजूद है, तो उसके सामने वो अपना डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करा सकता है। अगर नहीं है, कोई भी मौजूद नहीं है, जैसे सड़क पे वो गिरा हुआ था, उसको उठा के कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, तो उस समय जो ड्यूटी ऑफिसर है, डॉक्टर डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, वो इस बयान को रिकॉर्ड करेगा। अगर डॉक्टर ऑफ ड्यूटी भी मौजूद नहीं है, तब बताया गया कि कोई भी अगर वहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जैसे वार्ड बॉय, नर्स वगैरह, वो उनकी ड्यूटी है वो रिकॉर्ड करने उस डाइंग डिक्लेरेशन का। अगर वो भी नहीं है तो उसका को पेशेंट कोई साथ वाला भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर स्थिति में उसको माना नहीं जाता, जनरली उसका एविडेंस में कंसिडर नहीं करते, उससे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह हो सकती है। तो नर्स तक ही इसको मतलब फुल प्रूफ एविडेंस लिया जाता है डाइंग डिक्लेरेशन में। तो डाइंग डिक्लेरेशन में एक और चीज है, डिक्लेरेशन जब वो दे रहा हो तो उसको कोई कोच ना कर रहा हो, उसके मुंह में कोई शब्द ना रख रहा हो, उसको कोई बता ना रहा हो कि ये बोलो वो बोलो। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो डिक्लेरेशन इज नॉट अ डाइंग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन देने वाला व्यक्ति साउंड माइंड होना चाहिए, वो दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए बिल्कुल, तभी वो डिक्लेरेशन दे सकता है। अगर वो पागल व्यक्ति है, ठीक है, और सबको पता है ये पागल है, वो मरने वाला है, मरने से पहले कुछ बोल रहा है, तो उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। तो इसमें ये भी हो गया आपका। इसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले व्यक्ति को डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है कि ये मेंटली और फिजिकली फिट है डिक्लेरेशन देने के लिए। अगर वो किसी ऐसे ट्रॉमा में है, ठीक है, जहाँ पर उसकी बातें जो है वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, ऐसा डॉक्टर कह देता है, तो उस कंडीशन में उसकी डिक्लेरेशन को फिर सस्पेक्टेड डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे वो मर गया तो, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पंजाब वर्सेस कीकर सिंह वाला केस है, राजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाला केस है। इन सब केसेस में से आप 1-2 केस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर केस लॉ नहीं लिखेंगे, हम 9th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो फिर हमारे मार्क्स पर थोड़ा असर पड़ेगा और आपके मार्क्स जो है फिर भी 60 तक तो आ जाएंगे। मतलब बिना केस लॉ लिखे, सेक्शन लिखे भी 60 तक मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन उसके ऊपर अगर स्कोर करना है, 70 तक जाना है, तो केस लॉ और सेक्शन, 2 चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन जो इसी में आ जाता है डाइंग डिक्लेरेशन में, कि एक डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशनरी वैल्यू क्या है, मतलब कोर्ट कितनी वैल्यू देती है उसको। तो अगर हम बोले यहाँ सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, दोनों केसेस जनरली ये क्रिमिनल केसेस में होते हैं वैसे डाइंग डिक्लेरेशन, तो इसको एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है और इसी के बेस पर किसी को फांसी तक की सजा हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और कैपिटल पनिशमेंट दोनों हो सकते हैं, केवल इसी बेस पर कि उसने डाइंग डिक्लेरेशन किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है आपका डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में जरूर करके जाना एग्जाम के लिए, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन आएगा आपको एग्जाम में, इसलिए। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो जनरल लीडिंग क्वेश्चन वो होते हैं जो आंसर का सजेशन देते हैं। ठीक है, ये अपने आंसर खुद ही बताता है। लीडिंग क्वेश्चन इज वन विच सजेक्ट द आंसर और पुट वर्ड्स इन द माउथ ऑफ विटनेस। ये गवाह के मुंह में वर्ड्स रख देते हैं। इसका मतलब ये है कि पूछने वाला इतनी चालाकी से पूछता है कि आंसर भी बताता है और वो सोचता है कि वही आंसर निकल कर आए विटनेस से, ताकि इसको रिकॉर्ड कर दिया जाए, रिकॉर्ड पे लिया है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, लीडिंग क्वेश्चन, जनरल लीडिंग क्वेश्चन कोर्ट में अलाउड नहीं होते, केवल और केवल क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कोर्ट की परमिशन से इनको पूछा जा सकता है। आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, एग्जामिनेशन इन चीफ के टाइम पे इनको नहीं बोला जाता, लीडिंग क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता, ना रिकॉर्ड किया जाता। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में जब एडवर्स पार्टी का क्रॉस करते हैं,
पेटिशनर के रिस्पोंडेंट को पेटिशनर के एविडेंस को यानी कि गवाह को क्रॉस कौन करेगा, रिस्पोंडेंट का वकील करेगा, और रिस्पोंडेंट के एविडेंस को उसके गवाह को कौन क्रॉस करेगा, वो करेगा पेटिशनर का एडवोकेट। यानी कि एडवर्स पार्टी के पास राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, ताकि उससे मुंह से सच निकाला जा सके जो एविडेंस के लिए आया है। अब सच निकाला जाएगा तो लीडिंग क्वेश्चन अलाउड करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। कोर्ट अगर परमिशन दे, जनरली कोर्ट परमिशन दे देता है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, ओवररूल्ड कर देता है, परमिशन नहीं देता है। लीडिंग क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी टेक्निकली चीजें समझने का नहीं, हमें सिर्फ थियोरटिकल पार्ट को समझना है, क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है। तो हम केवल इतना ही बोलेंगे कि लीडिंग क्वेश्चन को पूछ सकना अलाउड है, क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउड है, लेकिन सिर्फ एडवोकेट सॉरी मजिस्ट्रेट जो है उसकी परमिशन से ही पूछ सकते हैं, जज की परमिशन से ही पूछना अलाउड है। और ये जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं एडवर्स पार्टी पूछती है, एडवर्स पार्टी में दोनों चीजें आ जाती है, कोर्ट की परमिशन से पूछेंगे, एडवर्स पार्टी पूछेगी। अगर इसमें कोई विटनेस, मान लो कोई विटनेस ऐसा है जो पेटिशनर की तरफ से गवाही देने आया, लेकिन कोर्ट में आकर वो रिस्पोंडेंट की तरफ से गवाही देने लग गया, मतलब वो बोलने किसकी तरफ से लग गया, रिस्पोंडेंट की तरफ से बोलने लग गया, तो यहाँ पर वो हॉस्टाइल विटनेस हो जाएगा, मतलब उस विटनेस का अपहरण हो गया, हॉस्टाइल हो गया। और ऐसे विटनेस की गवाही को कोर्ट मानता नहीं, कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एडवर्स पार्टी के फेवर में अगर बोलना लगेगा तो ऐसे तो इसका मतलब है तो पैसे से खरीद लिया है विटनेस को, या इन्फ्लुएंस कर दिया है, हथियार से डरा दिया, धमका दिया है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। उसकी माँ को, बहन को किडनैप कर लिया और बोला कि अगर तूने कोर्ट में जाके गवाही दी तो हम तेरी माँ बहन को मार देंगे। तो इसलिए हॉस्टाइल ऑफ विटनेस वाला कॉन्सेप्ट रखा गया। आप जिसके लिए गवाही देने आ रहे हो, आप केवल उसी के फेवर में गवाही दे सकते हो, दूसरी पार्टी के फेवर में गवाही दोगे तो हॉस्टाइल ऑफ विटनेस हो जाएगा, आपकी गवाही को मानेगी नहीं कोर्ट। अब लीडिंग क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल जरूर कर लेना, लीडिंग नॉन लीडिंग क्वेश्चन के कोई भी एग्जाम्पल कर लेना जैसे भी आपको समझ में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताया था, एक नॉन लीडिंग क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट यू ऑब्जर्व एट द सीन, क्या तुम बता सकते हो तुमने क्राइम सीन पर क्या देखा। ये तो नॉन लीडिंग है। अगर इसको लीडिंग बनाना हो तो हम कैसे कहेंगे, क्या ये सही नहीं है कि आपने क्राइम सीन पर डिफेंडेंट को आधी रात को खड़ा हुआ देखा था, तो या तो उसके पास ऑप्शन यस या ऑप्शन नो है। अगर वो यस बोल देगी तो तुरंत आपके जो चाह रहे वो आगे, नो बोला तो आपकी मंशा में अगर नो नहीं था तो आप उसको मतलब एक्सेप्ट स्किप कर दोगे, दूसरा क्वेश्चन पूछने लग जाओगे। तो इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, नॉन लीडिंग होते हैं। जैसे नॉन लीडिंग है, व्हाट डिड यू डू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद तुम क्या करते हो या तुमने क्या किया, ये नॉन लीडिंग क्वेश्चन है। इसको अगर लीडिंग बनाना हो तो डिड यू गो टू द पार्क आफ्टर स्कूल, क्या तुम स्कूल के बाद पार्क गए थे, एज यूर टीचर टोल्ड टू यू, क्योंकि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कहा था जाने के लिए पार्क। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, मतलब आंसर वही बचा कि हाँ गया था या नहीं गया था, और हाँ टीचर के कहने पर गया था या नहीं गया था, तो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हॉस्टाइल विटनेस भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ना ये जितने भी तरीके हैं जो केस का पूरा प्रोसेस होता है, शुरू फाइलिंग से लेके लास्ट तक, ये सारा पता होना चाहिए। फिर एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एडमिशन और कन्फेशन। एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है, और दोनों में बेसिकली फर्क क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है हम किसी फैक्ट को अगर एडमिट कर रहे हैं, हमारी तरफ से एडमिट किया जा रहा है, तो सेक्शन 17 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसको कवर करता है। अगर हम किसी भी बात को एडमिट कर रहे हैं, कोर्ट में जाके मान रहे हैं कि हमने ये किया, तो उसे एडमिशन ऑफ कहते हैं, मतलब हम एडमिट कर रहे हैं फैक्ट को। और कन्फेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं तो वो कन्फेशन। तो इसमें बेसिकली दोनों में फर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में आपको इसका 20 नंबर का आंसर बनाने को आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो एडमिशन होता है ये फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पार्टीज होती हैं सूट की वही एडमिट कर सकती हैं, कोई थर्ड पर्सन एडमिट नहीं कर सकता। एडमिशन कोई गवाह नहीं करता है, एविडेंस के लिए मतलब एडमिट के लिए कोई गवाह लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पार्टीज होती है ना सूट की, चाहे वो पिटिशनर्स हैं, मतलब एक से ज्यादा पिटिशनर्स हैं, या फिर रिस्पोंडेंट है, वही एडमिट कर सकते हैं। अगर आप बोलो मैं गवाह ला के एडमिट करा रहा हूँ तो वो एडमिशन नहीं है, वो गवाही है, वो एविडेंस है, वो इसमें नहीं आएगा। तो एडमिट कौन करेगा, केवल पार्टीज करेंगे। या अगर पार्टीज नहीं कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इंसिडेंट होते ही तुरंत लंदन चले गए थे अपने किसी बिजनेस काम से, अब उनके लिए उनके बिहाफ पर भी केस फाइल हुआ था क्योंकि वो भी पेटिशनर थे इस केस के अंदर। तो अपने फैक्ट को वो एडमिट करना चाहता है, लेकिन वो तो है नहीं इंडिया में, तो वो अपनी तरफ
से किसी एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। तो एजेंट जो होता है पार्टीज का, वो भी एडमिट कर सकता है, मतलब वो भी इस चीज़ का एफिडेविट ला के एडमिट कर सकता है। इसके अलावा कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई थर्ड पार्टी जिसको ऑथराइज किया जाए, वो भी एडमिट कर सकते हैं। तो एडमिशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको इसको करना है। कन्फेशन, कन्फेशन में मैंने बताया आपको, कन्फेशन का मतलब ये होता है जब हम अपने गिल्ट को मान लें, कन्फेस कर लें कि हमसे ये गलती हुई है, तो उसे हम एडमिशन कन्फेशन कहेंगे। ठीक है, कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट गिल्ट और एक्सप्लिसिटली और सब्सटेंशियली एडमिट ऑल फैक्ट। या तो आप अपने एक गुनाह को मान लो कि भाई ये जो कहानी आप बता रहे हो इसमें सब कुछ गलत है, लेकिन ये सही है, मैं इसको मानता हूँ कि ये गलत है, तो इसे कहते हैं कन्फेशन। देखो, कन्फेशन और एडमिशन को छोड़ना मत, बर्डन ऑफ प्रूफ को छोड़ना मत, डाइंग डिक्लेरेशन को छोड़ना मत। ये तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, इसमें से दो तो पूछ ही लेगा। तो इसको आप कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आप इसको छोड़ना मत, को इस तरह तैयार करके जाना। और सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बार बार एग्जाम के लिए तैयार करने का बताता हूँ कि बहुत लंबे लंबे नोट्स पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, राइटर्स की बुक पढ़ते हो, अवतार सिंह को पढ़ते हो, तो उस सब के अंदर ना बहुत लंबी कहानियां लिखी हुई हैं, उतनी लंबी कहानी एग्जाम तक याद नहीं रहती। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ चीज़ों को, उसी पॉइंटों को आप लिख लो और इसी पॉइंट को आप एग्जाम में आराम से आंसर बना लोगे। सबसे अच्छा तरीका एग्जाम में आंसर बनाने का यही है और कुछ नहीं है। हर चीज़ के आप एक एक या दो दो केस लॉस कर लो, इतना कर लो बहुत होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको केस नहीं फाइट करना, आपको यहाँ पर सिर्फ 70% के आसपास मार्क्स स्कोर करने हैं, उससे ज़्यादा तो इस यूनिवर्सिटी में किसी के आते ही नहीं। तो 60 62 65 इतने ही नंबर आते हैं, और 65 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 9 सेमेस्टर में अच्छा स्कोर होता भी देखा है मैंने बच्चों का। तो इसलिए ये मत देना, मैंने 74 और 75 भी आते देखे हैं मार्क्स 9 सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि 9 सेमेस्टर स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 9th और 10th दोनों स्कोरिंग है आपके। ये अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन नहीं बन रही है, ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन बना सकते हैं ये दोनों सेमेस्टर आपके, यानी कि 60 क्रॉस कर लो, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। 60 के बीच में रह गए, 55 और 60 के बीच में रह गए, तो आपकी सेकंड डिवीजन बनेगी। जनरली बच्चों की सेकंड डिवीजन की डिग्री आती है सीसीएस यूनिवर्सिटी की। अब सीसीएस यूनिवर्सिटी की डिग्री सेकंड डिवीजन जरूर आती है, लेकिन अगर बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे तो फर्स्ट डिवीजन की डिग्री को भी कम्पीट करती है मार्केट के अंदर। आप ये मत सोचो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की मार्केट वैल्यू कम है। बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं हमारे हाई कोर्ट के, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, और भी स्टेट की हाई कोर्ट, सीसीएस यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। उनके आप पढ़ोगे तो आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन मिलेगा हर टीचर का, मतलब हर मजिस्ट्रेट का, जज का। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है ना बच्चों से मेहनत करवाती है, इस वजह से बच्चे परफॉर्म करते हैं, और ये मार्क्स नहीं देती, बस की यही कमी है। लेकिन इसकी डिग्री प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्लास मतलब सेकंड डिवीजन की डिग्री क्लास 1 की जो डिग्री होती है उसको कंप्लीट करती है। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन ये जो 9th और 10th सेमेस्टर है ये आपको फर्स्ट डिवीजन ला सकता है। ये हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। एक फैक्ट को कब हम रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं, या फिर कभी यार क्या होता है कि किसी फैक्ट को चेक करने के लिए हम खुद उसके रिलेवेंसी को चेक नहीं कर पा रहे कि भाई, तो हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, फॉरेंसिक्स टीम को लगाया हमने लाल किले के जब विस्फोट हुआ, तो क्यों लगाया, पुलिस वालों ने खुद क्यों नहीं देख लिया उस चीज़ को, क्योंकि ये पता ही लग रहा था कि वो विस्फोट किस चीज़ से हुआ है, कौन सा केमिकल उसके अंदर यूज़ किया गया। अमोनियम नाइट्रेट कहते थे, लेकिन आज तक जहाँ पे भी अमोनियम नाइट्रेट या जो सबसे डेंजरस होता है बारूद, ठीक है, उसका जहाँ पे यूज़ किया जाता है तो जमीन में गड्ढा होता है। लेकिन ये पहला ऐसा ब्लास्ट है जो जमीन में गड्ढा नहीं हुआ, लेकिन इसकी आग पीछे और चारों तरफ ज़्यादा फैल रही थी। तो ये अमोनियम नाइट्रेट था या नहीं था, इसकी जांच के लिए किसको बुलाया गया, फिर फॉरेंसिक टीम को, और दो अलग अलग जगह की फॉरेंसिक टीम इसको रिसर्च कर रही थी, एक रोहिणी और एक द्वारका। दो टीम थी जो गवर्नमेंट की हैं, एक जांच को, और गाड़ियां उठा के ले गए वहां से, जितनी भी ब्लास्ट में गाड़ियां फटी जली, और जो आतंकवादी था उमर, उसकी गाड़ी को भी ले गए, उसके जूतों को भी चेक किया, तो पता लगा उसके जूते में टिगर था। जूते से उसने अपने टिगर को प्रेस किया तब बम फटा, तो टिगर बम था ये। लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो उसको केमिकल की ज़्यादा नॉलेज थी, तो उसने इस अमोनियम नाइट्रेट केमिकल को इतना परफेक्टली यूज़ किया कि ये नीचे और ऊपर असर करने के साथ ये पीछे की तरफ ज़्यादा जोर मारता है, मतलब साइडों में और पीछे। इसलिए उमर के जो पीछे जितनी गाड़ियां थी, कम से कम 10 गाड़ियों तक इसका असर गया और 10 की 10 गाड़ियां जल गई। तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट था, और ये बहुत बड़ा और भी हो सकता था खतरनाक अगर ये बच जाता तो अब हम वापस आते टॉपिक पर, जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की हम बात कर रहे थे। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई फैक्ट की अगर हमें जेन्युइनिटी रिलेवेंसी चेक करनी है, फॉर एग्जांपल मान लो
ए ने एक प्रेम पत्र लिखा बी को, ठीक है, बाद में उसने उसका बुलाकर रेप कर दिया। अब जब रेप का केस जब कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने सीधा जनरल पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप इससे मिले कैसे, तो उसने बता दिया कि भाई इंस्टाग्राम वगैरह से इससे मेरी मुलाकात हो गई थी, इसने मुझे प्रेम पत्र लिखने शुरू किया और उन प्रेम पत्रों से मैं इसके जाल में फंस गई, इसने एक दिन मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं चली गई, मिला खूब अच्छी तरह से। अगले दिन इसने बोला कि मेरे घर आ जाओ मिलने के लिए, मैं इसके घर चली गई मिलने के लिए, वहां पे इसने मेरा रेप कर दिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, गैंग रेप हो गया। अब कोर्ट ने सीधा बोला कि भाई वो लेटर दिखाओ कहाँ है, तो डिनाई कर दिया ये मैटर मैंने लिखा ही नहीं है सर, ये मेरी राइटिंग ही नहीं है। अब वकील के पास तो कोई तरीका नहीं राइटिंग को मैच करने का, ना एक्यूज जो लड़की जिसका गैंग रेप हुआ उसके पास भी कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट्स की, उसको प्रूव करने का। तो हम किसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे? तुरंत वकील जो होगा, जो गैंग रेप पीड़ित है, यानी कि स्टेट का जो एडवोकेट होगा, सरकारी वकील, वो कहेगा सर इसको आप रेफर करें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को, तो सीधा वो लैब में चला जाएगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के लिए। तो उससे कोर्ट उसे हमें लिखवाएगी कि भाई 4 लाइनें लिख के दो फटाफट, तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच की जाएगी। जो जितने भी वो गैंग रेप में जो एक्यूज थे सबसे लिखवा दी 4-4 लाइनें और लैब को भेज दिया लेटर भी। अब लैब की जब रिपोर्ट आएगी तो ये पता लगेगा कि लेटर किसने लिखे थे और लिखे भी है कि नहीं लिखे, मतलब करेक्ट पर्सन पकड़ा ही नहीं पकड़ा पुलिस ने। तो यहाँ पे हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है। जैसे फॉरेंसिक मैंने आपको बता दिया, ये एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। कहीं पर भी कोई ऐसी चीज जिसको जनरल लोग नहीं पता लगा पा रहे हैं, जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं जज कर पा रही, वहां पे एक्सपर्ट टीम की हेल्प की जरूरत हो, तो वहां पर क्या होगा, बुलाया जाएगा एक्सपर्ट को। जैसे अब अगर सीआईडी एक सीरियल आता था बड़ा फेमस था, उस सीआईडी सीरियल के अंदर एक होता था, नहीं नहीं सालू के यहाँ पे कुछ तो छुपा हुआ है, इसकी हमें पूरी पड़ताल करनी पड़ेगी। वो मिट्टी तक उठा लेते हैं, वहां की मिट्टियाँ उठा लेते हैं, धूल मिट्टी उठा लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो इन एक्सपर्ट्स की वजह से ही रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट आता है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में 2 चीज़ है, एक एक्सपर्ट की और एक है सर्कमटेंशियल एविडेंस। अब ये जो वर्ड मैंने यूज किया सर्कमटेंशियल एविडेंस, ये क्या होता है? आप बताइए क्या होता है सर्कमटेंशियल एविडेंस? बताइए स्वाति मैम। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स तो पता ही है, आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन ये सर्कमटेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? सर हम सरकमटेंशियल, हाँ आप बता दो आप। नहीं नहीं अनीता। सरकमस्टेंशियल अच्छा एविडेंस सर जो आसपास की सिचुएशन से जो हमें पता चलता है सर, उन। circumstantial evidence is that evidence which relates to a series of facts or yes, or channel of fact. That's it. देखो सर्कमटेंशियल एविडेंस का मतलब ये होता है, एक व्यक्ति को ये बोला जा रहा है कि उसने दिल्ली में रेप किया रात को, दिन में किया, मान लो क्लब पार्टी के दौरान दिन में किया 12 बजे और इस डेट को किया। अब वो व्यक्ति अगर ये प्रूव कर दे कि इस डेट को और इतने बजे वो दिल्ली में था ही नहीं, वो तो फ्लाइट में बैठा था, फ्लाइट की टिकट है उसके पास, प्रूफ के लिए बोर्डिंग पास भी है उसके पास और सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग भी है उसके एयरपोर्ट की। तो ये सर्कमटेंशियल एविडेंस इस तरह के जो बनते हैं जो उस परिस्थिति को प्रूव करते हैं, वो सारी चीजें। अगर मान लो एक डाइंग डिक्लेरेशन में एक व्यक्ति को दोषी दिया, मरने वाले ने बोला मुझे तो चाकू मारा है, एक्स ने मारा और इसने मुझे इस तरह से घेर के मार दिया, लेकिन एक्स ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि भाई साहब मैं तो उस समय दिल्ली में ही नहीं था, मैं कैसे मार दूंगा उसको, और उसके लिए सबूत भी खड़े हो गए और सारी चीजें जो है करेक्ट थी। जैसे उसने मान लो ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट दिखाया, ट्रेन के चलने का टाइम भी मैच हो गया, ट्रेन में उसके जब टीटी आया उसने उसकी टिकट चेक की वो भी करेक्ट था। तो ये सारे एविडेंस सर्कमटेंशियल एविडेंस होंगे। यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन के बाद भी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्कमटेंशियल एविडेंस भी साथ देने चाहिए, तभी डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पर सजा मिलती है। हो सकता है उसने अपनी जगह किसी और को ट्रेन में बैठा दिया, लेकिन उसको प्रूफ तो पुलिस करेगी ना। लेकिन उसकी जो टिकट है उसको देखकर तो ये समझा जाएगा कि वो गया है। फिर टीटी ने अगर क्रॉस वेरीफाई किया है ट्रेन में, उसकी आईडी वाईडी भी चेक की होगी, तो वो भी करेक्ट हो गया, उसके फेवर में चला गया। तो ये सर्कमटेंशियल एविडेंस प्रूव करने जरूरी होते हैं। अब हमारे एविडेंस 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में हमारे कौन कौन से एविडेंस आते हैं? जो डायरेक्टली केस से जुड़े होते हैं। सेकेंडरी एविडेंस जो एविडेंस तो होते हैं लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं करते केस को, जैसे आपके ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब आपका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, आपने बोला ये तो मालिक मैं हूँ इसका, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है वो मालिक है। तो सबसे पहला तो आपकी गवाही हो गई, एविडेंस। दूसरा आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, वो क्या बोल रहे हैं, किसी एक का तो नकली होगा, अगर दोनों ही डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारे सेकेंडरी एविडेंस में आ गए। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमारे 2 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी
जिसको कोर्ट फुल प्रूफ एविडेंस मानती है, क्योंकि ट्रू कॉपी का मतलब है कि उसको क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जो लिस्ट में लिखा है वो करेक्ट है, क्योंकि किसी सरकारी अधिकारी ने स्टैंप लगा के दे रखा है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ये ट्रू कॉपी है, इसमें वर्ड टू वर्ड वही है जो लिखा हुआ असली चीज में। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे किसी का वोटर आईडी कार्ड हमें चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, वोटर लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, उस व्यक्ति को ढूंढेंगे, इस एरिया में वो रहता है, इस गली में रहता है, इस मकान में रहता है, तो उसका वोटर होना चाहिए इस लिस्ट में। तो हमने उस लिस्ट में से उसका वोटर डाउनलोड करके निकाल के कोर्ट में दे दिए। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें 63 का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जिसने भी डाउनलोड किया है वो एक सर्टिफिकेट देता है, मैंने ये डाउनलोड किया है और बिल्कुल करेक्ट किया है, इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, मतलब मैंने इस डॉक्यूमेंट के साथ एडिटिंग नहीं की है। आजकल ज़्यादा लोग एडिटिंग कर लेते हैं ना, फोटो चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये एक देना पड़ता है। पहले 65B था, जब इंडियन एविडेंस एक्ट अब 63 हो गया है। तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री दो तरह के एविडेंस है जो आपके प्राइमरी। ओरल डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सिर्फ गवाही की जरूरत है, मतलब विटनेस आके गवाही देगा, ये डायरेक्ट एविडेंस है। इनडायरेक्ट एविडेंस वो है जो विटनेस खुद नहीं आ रहा है लेकिन उसकी बिहाफ, जैसे आप मान लो मालिकाना प्रूव करना चाहते हो किसी प्रॉपर्टी का, तो आप बिजली का बिल लगा दोगे उस पर, ये मेरे नाम पर है, इसका बिजली का बिल तो ये मेरे पिताजी के नाम पर है, मालिक तो हम ही हैं। तो बिजली का बिल से वैसे मालिक नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है वो जो सपोर्ट में आ जाता है। वाटर बिल भी मालिक होने का कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी मालिक की तरह माना जाता है वो, कोर्ट उसको मान के। तो ये सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, ये फर्स्ट एविडेंस नहीं। तो इसमें भी आपको कुछ केसेस करने पड़ेंगे। केस लो, अमर सिंह वर्सेस छज्जू सिंह का केस कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा स्टेट वर्सेस रजल आनंद का कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में दो तरह के डॉक्यूमेंट बताए हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डिमोन में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसको कोई भी चेक कर सकता है, जिसके लिए कोई स्पेशल ऑथेंटिकेशन या परमिशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब पब्लिक डोमेन में पड़े हुए डॉक्यूमेंट है, इसको कोई भी चेक कर सकता है। FIR भी इवन पब्लिक डोमेन का डॉक्यूमेंट है। बिजली का बिल, पानी का बिल, ये भी पब्लिक डोमेन का डॉक्यूमेंट है। दूसरा होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पर्सनल लेटर, आपके ईमेल्स, आपका व्हाट्सएप चैट, ये पर्सनल प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट को अगर किसी को चेक करना है तो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी या कोर्ट के ऑर्डर होने चाहिए, तब आप इसको चेक कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को आपको समझना पड़ेगा और इसको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, और इसमें डिफ्रेंशिएशन करने को भी आ सकता है आपको एग्जाम में। फिर है आपका, हाँ, एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट वाला, वो देख लेता हूँ कौन सा वाला है। फिर है आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है। कुछ लोगों को प्रिविलेज देती है गवर्नमेंट, इनका एविडेंस रिकॉर्ड करने में इनको प्रिविलेजेस मिलती हैं, ठीक है। प्रिविलेजेस क्या होती है वैसे? प्रिविलेजेस मतलब एक सुविधा मिलती है एक प्राइवेसी को मेंटेन करने की। हाँ, एक्स्ट्रा फैसिलिटी मान लो। हम्म। तो इनको इसलिए मिलती है क्योंकि इनके पास कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से इनको प्रिविलेज मिल जाती है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे। प्रिविलेजेस का मतलब है इनको जो गुप्त गवाह रखा जाता है, जनरली बताया नहीं जाता, इन्होंने जो भी गवाही दी है उसको, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट इंक्रीज होता है, ट्रस्ट बढ़ता है, ओपननेस बढ़ती है कुछ रिलेशनशिप के अंदर, और सर्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है, पब्लिक के सामने नहीं आती। जैसे लॉयर्स और क्लाइंट के बीच में कोई भी बात होगी तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। अभी जो एक रिसेंट केस हुआ जिसमें दिल्ली की सारी कोर्टों में हड़ताल हुई थी, एडवोकेट विक्रम सिंह, जिसको ये हरियाणा STF ने उठा लिया था, ये पूछने के लिए कि तुमने अपने जो क्लाइंट है उससे जो बात की है वो हमें बताओ। हमें इसलिए बताओ क्योंकि तुम्हारा जो क्लाइंट है वो प्राइम सस्पेक्ट है, और तुम उसकी बेल कराने के लिए आए हो, जो मर्डर केस में या किसी भी केस के अंदर प्राइम सस्पेक्ट है। तो यहाँ पर एडवोकेट ये कहता है कि सर मेरे को तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, मैं अपने क्लाइंट से क्या बात हुई ये बताऊंगा ही नहीं आपको। लेकिन पुलिस कहती है बताओ, 3 घंटे तक पूछताछ करती है उसके घर पर, लेकिन वो नहीं बताता है कुछ भी, तो पुलिस उसको उठा के ले जाती है। तो यहाँ पर पूरे दिल्ली के एडवोकेट ने हड़ताल कर दी उसके फेवर में। रीजन क्यों हड़ताल कर दी दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के एडवोकेट ने? क्योंकि भाई अगर ऐसा होने लगा तो हर जो क्रिमिनल है वो अपने अपने वकील को सारी सच्चाई बताता है ना, कि मर्डर उसने किया है नहीं किया, और किया है तो मर्डर वेपन कहाँ छुपाया है कहाँ नहीं। तो ऐसे तो फिर वकीलों के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? फिर तो ये जो प्रिविलेजेस मिली हुई है हमें,
कि भाई क्लाइंट और एडवोकेट की जो बात है उसको लीक नहीं कर सकते कहीं पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई भी एडवोकेट इस बात को लीक करता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इंडियन एडवोकेट एक्ट जो है हमारा उसके अंदर। तो कम्युनिकेशन प्रिविलेज मिली हुई है तो इसको लीक नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट की बात को लीक नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ का भी प्रिविलेज है। हस्बैंड वाइफ की भी, मान लो हस्बैंड ने वाइफ को आगे बता दिया कि आज मैंने इतने का करप्शन किया है, गबन किया है, चोरी की है गवर्नमेंट के खाते में, तो वाइफ कोर्ट में चली जाए गवाही देने, तो कोर्ट उसकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। हस्बैंड वाइफ में जो भी बातें हो जाती हैं उनको उनके एविडेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो मैरिज में जो भी कम्युनिकेशन होता है ना वो सब नहीं होता, इसके अंदर नहीं आता। इसके अलावा अफेयर ऑफ स्टेट, ये जो है लॉ प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्लोज करने के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल सीबीआई की कोई फाइल है जिसमें किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसकी पूरी कहानी लिखी जा रही है, तो उसके अंदर अगर कोई भी बात को लीक कर दिया जाए तो वो इन्वेस्टिगेशन पर असर करेगी, तो उसको लीक करना अलाउड नहीं। तो ये एक अफेयर है जो स्टेट का है। जैसे सरकारी खाते, सरकारी जो भी ऑफिस हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी वो बनी रहे, इसलिए ऐसा किया गया। जैसे हमारे देश में आरटीआई वाला चलन है, आरटीआई में कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को फिर भी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, उनको प्रिविलेजेस दे रखे हैं। जैसे आर्मी, आर्मी के अंदर आरटीआई लगा सकते हैं, पीएम केयर फंड पे आरटीआई नहीं लग सकती। पीएम केयर फंड में बहुत सारा पैसा लोग दान करते हैं ताकि पीएम जो है लोगों की उसके लिए मतलब भलाई के लिए उसको खर्च करे, लेकिन आप आरटीआई लगा के ये नहीं पूछ सकते कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ पीएम ने खर्च किया। वो पीएम की अपनी मर्जी है, वो कहीं भी खर्च करेंगे। इसके अलावा कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, जैसे डॉक्टर वाला हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, क्लाइंट हो गया, एडवोकेट हो गया, इस तरह के प्रोफेशनल जो होते हैं उसमें भी नहीं पूछ सकते। तो ये आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी एक अच्छा टॉपिक है जो आपको कर लेना चाहिए एग्जाम के लिए। अब इसमें एक और है हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। ये क्यों बोला गया हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस? हेयर से मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। अगर हम हेयर से की बात करें तो ऐसी बातें जो हमने सुनी है वो हमने किसी को बताया। जैसे कोर्ट में आके उसने गवाही दी कि भाई मुझे तो फला बंदे ने बताया था कि इसने इसके घर में चोरी की है या इसने इसका नुकसान किया है, ठीक है, तो फला बंदे ने बताया था, तो अगर वो ये करके बोल रहा है तो उसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिल सकती क्योंकि सुनी हुई बातों का कोई सबूत नहीं जब तक उसने प्रत्यक्ष ना देखा हो। अगर वो वहां पे क्राइम सीन पे इन्वॉल्व मौजूद था और उसने देख लिया तब तो उसकी गवाही जो है वो कंपल्स की जाएगी, वरना नहीं क्या, वरना उसको छोड़ देंगे, उसको गवाह नहीं माना जाएगा। तो हेयर द एविडेंस को, गवाही को माना नहीं जाता कोर्ट में, कोर्ट इसको गवाही मानती नहीं। इसके अलावा हु में टेस्टिफाई, टेस्टिफाई करने का किसको अधिकार है? जज और मजिस्ट्रेट एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये जो हु में टेस्टिफाई का मतलब है, अ विटनेस इज अ पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन टू गिव एविडेंस। विटनेस वो पर्सन है जिसको बुलाया जाता है एविडेंस देने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो ये टेस्टिफाई करना है, मतलब विटनेस की गवाही को एडमिट करवाना, कोर्ट में रिकॉर्ड करना, इस तरह से ये समझ लीजिए। अब एक विटनेस कब कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? तो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस तो सिंपल सही रूल है, ऐसा व्यक्ति जो गवाही देने के लायक हो वो कॉम्पिटेंट है। जैसे पागल ना हो, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ किसी तरह के नशे के अंदर ना हो, वो सारे कॉम्पिटेंट विटनेस है। वो जो नशे में है वो इनकम्पिटेंट विटनेस है। अगर जो इनकम्पिटेंट नहीं है वही कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। इसके अलावा उनका कोई रिलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशन ना हो। जैसे हस्बैंड के खिलाफ वाइफ कभी गवाही नहीं दे सकती, कोर्ट उसकी गवाही को कंसिडर नहीं करेगा। ऐसा फिल्मों में ही होता है कि उसकी बीवी आके गवाही दे देती है कि भाई ऐसा हुआ और मुझे इन्होंने बताया मर्डर किया मेरे पति ने, तो उसकी गवाही पे सजा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, इनको कोर्ट गवाही के रूप में नहीं मानते। अब क्या मजिस्ट्रेट की गवाही को कोर्ट में कंसिडर किया जाता है? मजिस्ट्रेट या जज अगर किसी केस में कोई गवाही देना चाहे तो दे सकते हैं, Yes, sir. इनकी नहीं गवाही को सर, कंसिडर करेगी कोर्ट? section 127 says that a judge or magistrate cannot be compelled to answer any question. जज को किसी भी केस में सम्मन नहीं किया जा सकता, जज को हम्म किसी भी केस में विटनेस नहीं बनाया जा सकता। जजेस का काम है केवल जजमेंट देना, न्याय करना। अगर मान लो जज के ऊपर कोई केस लगा मर्डर का, तब क्या हुआ?
फिर तो आई थिंक जज के ऊपर जो केस लगा है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बट उनको तो कटघरे में खड़ा तो होंगे ना, तो उन्होंने हत्या करी है तो। अगर मान लो जज ने मर्डर करा और उसके सबूत भी हैं सारे पुलिस के पास, लेकिन फिर भी पुलिस उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं कर सकती, उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। सर अब पहले तो उन्हें निकाला जाएगा ना उनके पद पहले, से। हाँ, उनके पद से उनको अपसत किया जाएगा, मतलब उसको हटाया जाएगा उसकी गद्दी से मजिस्ट्रेट की, तब उसके खिलाफ केस चलेगा। इसके लिए जी जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी जज के ऊपर कोई इल्जाम लगता है, तो हाई कोर्ट का जज उसको हटा सकता है, उसके पास पावर, तो हाई कोर्ट में जाएगा ये केस। हाई कोर्ट देखेगा एविडेंस, इसको मतलब केस नहीं है ये, एक तरह से पर्सनल फाइल जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो भी होगा उसके पास, वो देखेगा इस केस को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बारे में कोई है तो। और अगर सारे एविडेंस करेक्ट पाए जाएंगे तो जज से रिप्लाई मांगा जाएगा, जैसे अभी नहीं हुआ था एक जज के घर बहुत सारा पैसा मिल गया था, हाँ, हाँ जस्टिस हाँ वर्मा। दिल्ली के, हाँ हाँ। उनके घर बोरों में पैसा भरा पड़ा था, हम्म। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, तो उनसे रिप्लाई मांगा गया पहले, भाई रिप्लाई दो, आपके ऊपर इल्जाम आ रहा है, आपको तो केस बनना है आपके खिलाफ, तो ठीक है, पैसा कहाँ से आया इतना सारा पैसा जज के पास, तो उसने बोला कि जवाब में कि मेरे घर के बाहर रखा, मुझे क्या पता कौन रख गया इस पैसे को, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना, मेरे घर के मतलब आउटस्कर्ट में रखा हुआ है, जो घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर था उसके गोदाम में पैसा रखा हुआ था, मतलब उसके यहाँ पे रखा हुआ था, जहाँ पे लोग जनरली अपना स्टोर रूम बना के पुराना सामान फेंक देते हैं, वहां रखा हुआ था पैसा। लेकिन तो वो उसने तो बोला घर प्रीमाइसेस के, में ही आता है ना सर। वो बोला कि घर के बाहर है, तो कोर्ट ने अगला क्वेश्चन उससे पूछा, लेकिन ये आपकी वॉल बाउंड्री के तो अंदर है, यानी कि आपका हम्म। लॉ चलता है यहाँ पे, आपका अधिकार चलता है यहाँ पर, तो आप ही आंसरेबल होंगे इस चीज के, क्योंकि गेट के अंदर जो भी आ रहा है वो आपकी परमिशन से एंटर कर रहा है, चाहे वो आपका सर्वेंट है, आउटसाइडर है, कोई भी है। तो जस्टिस वर्मा ने इसके रिप्लाई में ये लिखा कि उस समय वो मौजूद नहीं थे दिल्ली में, तो उनको इसका कोई आंसर नहीं पता कि ये पीछे से पैसा कौन रख गया। ये केस यहाँ पे खत्म हो जाता है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट उनको सजा के तौर पर ट्रांसफर कर देती है लखनऊ, लखनऊ भेज देती है, लखनऊ हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देती है, लखनऊ हाई कोर्ट में सारे वकील उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कोर्ट में, कहते हैं अगर ये किसी भी कोर्ट में बैठेंगे तो हम आएंगे ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होंगे कोर्ट में। अब वहाँ के जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उस समय राज्यसभा के, जो कहते हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया। हमारे इंडिया के इतिहास में आज तक इम्पीचमेंट किसी जज के ऊपर नहीं लगा, ये पहले जज है जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया गया राज्यसभा में। इसका प्रोसेस है, अगर किसी जज के ऊपर कोई इल्जाम लग जाए तो उनको दोनों हाउसेज से पास करके हटाया जा सकता है, और महाभियोग फिर लगा के। हाँ, इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाकर उसको हटाया जा सकता है, और हम्म। उसके प्रेसिडेंट से एसेंट लेनी जरूरी है, और सीजेआई भी उसके लिए परमिशन देंगे। तो ये अभी चल ही रहा है, अभी पास नहीं हुआ है, दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज में पास हो जाएगा उस दिन वो हट जाएंगे, तो ऐसे जज के ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, जज को प्रिविलेज मिली हुई है, जज के ऊपर अगर केस चलाना है तो सबसे पहले उसको जज के पोस्ट से हटाना पड़ेगा। तो ये लगभग मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बनते थे वो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं सारे। अगर इनमें से जो 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर वो आप कर लेते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से आपका लगभग पूरा पेपर आ जाएगा, मतलब इतना सर पेपर ये का थोड़ा मतलब। सा जो है ना, ये एडमिसिबल और ये रेलेवेंसी एंड ये एडमिसिबल जो है, ये दोनों में क्या फर्क है? ये मैंने अभी बता ही दिया था आपको, मतलब बाकी आप तो मेरे पास ही क्लास नहीं नहीं, लेते हैं, रेलेवेंसी तो तो सर मैं समझ गई। अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको क्लास दे ही रहे हैं ना, आप तो क्लासेस लेते हो पेड वाली, तो हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने अच्छा। आपको जो बताया है वो मोटा मोटा आपको बता दिया है, क्योंकि डिटेल में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे तो हमें 1 घंटे की क्लास कम पड़ेगी। जैसे हम अपनी हम्म। क्लासेस में जब रिवीजन करते हैं तो हम एक क्लास में थोड़ा खत्म करते हैं रिवीजन को, हम धीरे धीरे रिवीजन करते हैं ताकि आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाए, आपके माइंड में कोई डाउट ना बचे। लेकिन यहाँ पर जो हम फ्री क्लास कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मकसद केवल इतना होता है कि हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें जो एग्जाम के लिए जरूरी, थोड़ा उसका आइडिया दे दें ताकि आप अपने आंसर को फ्रेम कर सको उस आइडिया को लेकर। लेकिन पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ, तो वो उतना क्लियर डाउट करना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो उसका हम अलग से जब आपकी क्लास लेंगे। अभी आपकी बची भी है साक्ष्य अधिनियम की क्लास, अभी एक ही रिवीजन क्लास हुई है, तो उसमें हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया है उन्हीं क्वेश्चंस को आप तैयार कर लो। उन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 13 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेक्शन ए को मिलाकर टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं। उन 13 क्वेश्चन में से आप सेक्शन बी और सेक्शन सी को लेंगे
तो सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, सी में 5 आते हैं और बी में 3 आते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से मेरी गारंटी है कि कम से कम आपको 5 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। 8 में से 5 मिल सकते हैं आपको। बहुत पेपर डिफिकल्ट सेट हुआ तो 4 फिर भी मिल जाएंगे। तो यानी कि आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन में से। इन्हीं क्वेश्चन को आप कर लो। ये क्वेश्चन पढ़ने में भी अच्छे हैं, ये क्वेश्चन याद करने में भी ईजी हैं, और इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ लोगे, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको होगी नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो मेरे अभी अचानक से दिमाग में आया, लीगल डिसेबिलिटी, ये भी पूछ लेता है। तो लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है? एक तो होता है डिजेबल पर्सन, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिजिकली डिजेबल पर्सन, जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। एक होता है लीगल डिजेबल, जो लीगली डिजेबल है, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने केस को फाइट कर सके। तो ऐसे लीगली डिजेबल के लिए स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी न्याय से वंचित ना रह जाए। तो किसी सर भी उसे व्यक्ति, इंडिजेंट पर्सन कहते हैं। हाँ, उसे इंडिजेंट पर्सन कहते हैं। तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना न्याय के ना रह जाए, सबको न्याय मिलना चाहिए और उचित न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन कहते हैं, जो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा है, वो स्टेट की हेल्प लेता है और लीगल एड मिलती है उसको, यानी कि सरकारी वकील मिल जाता है जो उसे कोई चार्ज नहीं करता, लेकिन उसके केस को फाइट करता है। इस वकील की जो पेमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इसके लिए अलग अलग जगह, जैसे दिल्ली में बना हुआ DLSA, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, हर स्टेट के अंदर अपना एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जो हेल्प करती है इस तरह की। ये वेलफेयर चलाती है स्टेट, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको न्याय मिलना चाहिए और उचित न्याय मिलना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं आपको। इसके अलावा मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग नहीं रहा। ठीक है, बाकी किसी और को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं। 50 मिनट की क्लास होती है ना, वही रिकॉर्ड हो पाती है, उससे ज़्यादा क्लास से रिकॉर्ड नहीं होती ना, यूट्यूब पे अपलोड करने में भी दिक्कत होती है लंबी क्लास को। तो मेरे ख्याल से अब आपके पास भी कोई डाउट नहीं, तो हम क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इंडियन एविडेंस एक्ट जो तो पुराना था उसी का रिप्लेसमेंट है ये। 2024 जुलाई में ये आया था, और आपके एग्जाम में ये पिछले साल से आने लगा है। इसके 2 ही पेपर मिलेंगे आपको, लास्ट ईयर वाला, आपकी बार का तो हो गई है, पहली बार पेपर लास्ट ईयर का ही आया था। तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको यही क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब ये पेपर मिलेगा एक बार।